नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें भेजें और हम कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब दें। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवांश होल्डिंग्स के। अखिलेश जैन है, फाउंडर है टेक्निकल आईक्यू के। और आगे हमारे साथ रबर पर बातचीत करने के लिए शशि सिंह भी होंगे, जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। आपका भी शशि जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले हम गोल्ड पर एक टेक ले लेते हैं। अखिलेश जी, क्या हो रहा है गोल्ड में? लगातार इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड तेजी दिख रही है। घरेलू बाजार में ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं बन पाया है। इन क्या लग रहा है, ये तेजी कब तक चलने वाली है गोल्ड की? आगे का आउटलुक क्या है? पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप? नमस्ते विष्णु मोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, फंडामेंटली इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो काफी बढ़िया यहाँ पर एक कुशनिंग है गोल्ड के अंदर की। प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलने चाहिए। आइदर हम चाइनीज लैंडिंग पॉलिसी की बात करें या लाइक क्वांटिटेटिव ईजिंग की जैसे हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवाइव होगी, तो ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म में काफी पॉजिटिव क्लूज बने हुए हैं। और साथ के साथ जो मिडल ईस्ट में कंसर्न बार बार आता है, तो एज ए होल अगर फंडामेंटली देखें तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड की प्राइसेस को सपोर्ट मिलता ही है। थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वापस से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। अब देखिए, काफी टाइम से गोल्ड एक इंटरनेशनल बैरियर जो 2470 के आसपास का था उसको ब्रिज करने में फेल हो रहा था और एक कंसोलिडेशन हम देखने को मिल रहा था। बट पिछले एक दो सत्रों में इसने ये लेवल्स को ब्रिज किया है, वहां से एक अच्छा एक रैली देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों के अंदर 2465-70 एक क्रूशियल बेस बन चुका है गोल्ड का। और जब तक प्राइसेस इसके नीचे रहेंगे तो छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं, बट जो मूवमेंट है वो अभी अपसाइड का रहना चाहिए। ट्रेड स्पेसिफिक बात करें तो एमसीएक्स भाव में 71,500 के ऊपर जब तक गोल्ड बना हुआ है तो यहाँ पे मुझे लगता है पोजिशनली अभी भी यहाँ पे बाइंग का ही गोल्ड रखना चाहिए। और ग्रेजुअली भाव मुझे लगता है 72,400 से लेकर 73,300 400 तक देखने को मिलने चाहिए। इंटरनेशनल भाव में मुझे लगता है कि साल तक भाव है 2600 से लेकर 2650 तक की टेरिटरी में देखने को मिलना चाहिए। ओके। तो इट्स अ बाय ऑन डिप्स कमोडिटी, स्टिल इसमें लॉन्ग रह सकते हैं आप। ओके, तो बाई ऑन डिप्स की कमोडिटी है, यहाँ पे लॉन्ग में रह सकते हैं। तेजी की पोजीशन में ही यहाँ पर रहे, गिरावट पर खरीदारी के मौके देखे। आप बताइए चिंतन, आपकी राय गोल्ड पर क्या बन रही है? गोल्ड मुझे गोल्ड के अंदर बेसिकली आप अगर देखो तो इंटरनेशनल मार्केट में ये ब्रेकआउट आया है। इंडिया के अंदर भले अपने को लगे कि ये गोल्ड प्राइस बहुत हाई है और अगर ये ड्यूटी कट नहीं होती तो ये करीबन 75,000 76,000 ट्रेड हो रहा होता एमसीएक्स के ऊपर। बट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखो तो ये 2500 के ऊपर ये नया ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर मैं कॉमेक्स की बात करूं तो बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ओआई इंक्रीज के साथ प्राइस ऊपर आ रहा है। तो ये दिख रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बाय की साइड पे ज्यादा हो रही है। अगर आप कॉट रिपोर्ट वगैरह भी आप देखो तो लास्ट वीक में जो हुआ है वहां पे शॉर्ट वालों ने अपना पोजीशन काट के लॉन्ग ही बिल्ड किया है। और अगर आप फंडामेंटली भी देखो तो यूएस इंटरेस्ट रेट अभी ऑलमोस्ट टॉप आउट है और एज अर्ली एज सितंबर की मीटिंग में ये रेट कट हो सकते हैं। और 2025 में तो और ज्यादा रेट कट यानी करीबन 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट नीचे आने की भी उम्मीद अपन कर सकते हैं। उसके पहले सिर्फ एक ही है, यूएस इलेक्शन है। तो तब तक मुझे लगता है कि एक बार तेजी तो भी फिर भी लिमिटेड रहेगी। अगर ट्रम्प आ रहे हैं तो वो बिटकॉइन को सपोर्ट करे तो गोल्ड पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और ये गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक नए जोन में एक नई तेजी में और 2700 से 2800 डॉलर भी अपने को एक साल के अंदर देखने को मिल सकता है। यानी आप भी काफी बुलिश है गोल्ड पर। 2700 से 2800 डॉलर तक के टारगेट भी आप कह रहे हैं कि यहां पर दिख सकते हैं आगे। चलिए, अब गोल्ड के बाद अब बात कर लेते हैं रबर की। रबर कीमतें भी 15 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर है। घरेलू बाजार में अगर नेचुरल रबर के दाम देखें तो 247 रुपए प्रति किलो के ऊपर है। और 1 अप्रैल को इस रबर का भाव, इसी साल अप्रैल में रबर का भाव 182 के आसपास था। मतलब लगातार एक बड़ी तेजी यहां पर हो रही है। शशि सिंह है हमारे पास, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। शशि जी, क्यों बढ़ रहे हैं नेचुरल रबर के दाम और कहां तक जा सकते हैं भाव? नमस्कार सर। अभी नमस्कार। थोड़ा सा
प्राइस स्टेबिलिटी आई है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि नेचुरल रबर के दाम बढ़ने के रीजन अभी मानसून की वजह से टैपिंग बंद हो जाती है या हाँ। कम हो जाती है, और दूसरा बाकी जगह पे कंट्रीज में से मटेरियल जो है इंपोर्ट करने पे काफ़ी ड्यूटी है। इस वजह से रबर के दाम बढ़े हुए हैं और अवेलेबिलिटी का अभी एक्यूट शॉर्टेज है। आपका प्रोडक्शन कंपनी को टायर कंपनीज एंड अदर कंपनीज, उनका प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब हो रखा है। तो अगर सर इतने दाम बढ़ गए हैं तो अगर रॉ के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या सिंथेटिक रबर की डिमांड बढ़ गई होगी फिर से? जी हाँ, सिंथेटिक रबर की डिमांड बढ़ जात आई मीन लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते हैं नेचुरल रबर की। तो थोड़ा सिंथेटिक रबर उसमें ऐड किया जा सकता है, जैसे टायर कंपनीज में आइसोप्रीन रबर दे ऐड सम क्वांटिटी 10-15% अप टू 20% दे कैन ऐड। तो इस तरह से और बहुत सारे प्रोडक्ट जो नेचुरल रबर को रिप्लेस कर सकते हैं, तो छोटे छोटे जगह पे, बिकॉज नेचुरल रबर का भाव अभी सिंथेटिक रबर से भी ज्यादा हो गया है। आगे क्या अनुमान आप लोग लगा रहे हैं, किस तरह की स्थिति बन रही है आगे? अभी तो सप्लाई की काफी दिक्कत है, बारिश से भी आप कह रहे हैं कि टेपिंग में भी दिक्कत हो रही है, इंटरनेशनल सप्लाई की भी दिक्कतें हैं, बांग्लादेश भी डिस्टर्ब है। आगे क्या होने वाला है? आगे किस तरह की चाल रहेगी भाव के हिसाब से और डिमांड सप्लाई के हिसाब से? एकदम इमीडिएटली तो प्राइस नीचे आने का चांस नहीं है, बट स्टेबल रहेगा। आप थोड़ा और प्लस माइनस 5%, 4-5% ऊपर नीचे रहेगा। इससे ऊपर अभी जाने का चांस है, नीचे आने का चांस नहीं है। टायर कंपनियों के कॉस्ट पर इसका कितना असर होता होगा, या सिंथेटिक रबर की सप्लाई इतनी पर्याप्त है कि इनके कॉस्ट पे ज्यादा कुछ असर नहीं होता है? क्या असर होता होगा, कुछ इसमें बॉलपार्क फिगर हो आपके पास तो? इसमें एक्चुअली टायर कंपनीज को प्राइस में इम्पेक्ट होता है, बट उनका रेगुलेशन होता है। इसके लिए उनके पास प्राइसिंग बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ प्रोसेस है। और सिंथेटिक रबर का ऐसा है कि टोटल सिंथेटिक रबर इंडिया में प्रोड्यूस होता है करीबन 5,20,000 टन, और उसमें से 4 लाख टन रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाता है, और 1 लाख टन जो है आपका ISRL है, इंडियन सिंथेटिक रबर लिमिटेड बनाता है, और करीबन 20,000 टन आपका एक्पोटेक्स करके, इसमें PBR, NBR और SBR का प्रोडक्शन होता है। तो बाकी बहुत सारे सिंथेटिक रबर हैं जो प्योरली इंडिया में बनते नहीं और पूरा इंपोर्ट किया जाता है, जैसे EPDM हो गया, EPDM रबर, सिलिकॉन रबर, पॉलीक्लोरोप्रीन रबर। ये सब रबर इंडिया में बनते नहीं और इंपोर्ट किया जाता है। तो टोटल इंपोर्ट इंडिया में सिंथेटिक रबर का भी 3 लाख टन से ज्यादा है। तो सर रबर की जो नेचुरल रबर की जो डेफिसिट है मांग के मुकाबले करीब करीब 5.5 लाख टन का, तो सिंथेटिक से पूरी उसकी भरपाई हो जा रही होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसको हम जो नेचुरल रबर को, बहुत सारे प्रोडक्ट में नेचुरल रबर को सिंथेटिक रबर से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ओके। तो आपका प्रोडक्शन में नेचुरल रबर, इंडिया में सिंथेटिक रबर भी 3-3.5 लाख टन इंपोर्ट होता है, और 5.5 लाख टन जो डेफिसिट है नेचुरल रबर का, वो भी इंपोर्ट किया जाता है। ओके, तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। आपको क्या लग रहा है, किस तरह के चैलेंजेस है रबर मार्केट में, क्या अपॉर्चुनिटीज है, और सरकार से आप लोगों की डिमांड क्या है? अब हमारी डिमांड, अपॉर्चुनिटी तो बहुत है रबर इंडस्ट्रीज के लिए और टायर इंडस्ट्रीज के लिए। काफी कुछ अच्छा पॉजिटिव चल रहा है अभी। फॉर एग्जांपल लेटेक्स रबर जो यूज होता है वो भी नेचुरल रबर से ही बनता है, नेचुरल प्लांटेशन से ही आता है। उससे बनने वाले हैंड ग्लव्स हैं, आपके बलून्स हैं, आपके लेटेक्स मैट्रेस है, इन सब को लेटेक्स की नॉन अवेलेबिलिटी होने की वजह से फैक्ट्रीज बहुत ट्रबल फेस कर रही हैं। और इसके वजह से लोग, और इन पे इस डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसमें वो सस्ते में मिल जाता है, उस पर ड्यूटी नहीं है कहीं कहीं कंट्रीज से, और कहाँ कहाँ पे 10% ही ड्यूटी है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और डिमांड में अभी ऑटोमोटिव इज डूइंग गुड, सो टायर इंडस्ट्रीज आल्सो फॉलोड सेम वे। तो डिमांड तो अभी रहेगी नेचुरल रबर की। शशि जी, आपने वक्त निकाला, रबर इंडस्ट्री के हालात पर चर्चा की कि क्या स्थिति आगे का को लेकर क्या आउटलुक है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और कमोडिटीज पे चर्चा करें उससे पहले कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल आ चुके हैं। महावीर हैं बंगलुरु से, इनका सवाल है चांदी फिर से 75,000 रुपए तक आ सकती है क्या? अखिलेश जी, कोई संभावना? भाव अभी 85,500 के ऊपर है, वहां से 10,000 रुपए का करेक्शन क्या मुमकिन है क्या?
जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में अपसाइड ही यहाँ पे रहने की ज्यादा गुंजाइश है। अनसर्टेनिटीज रहती है मार्केट में जिसका कई बार पता नहीं कर सकते, लाइक जैसे जो बजट के अंदर इवेंट हुआ था, मतलब इस तरह से 9% का फॉल आया था, तो उस तरह के इवेंट्स ऐसे होते नहीं है। तो अभी जो मोमेंटम बन रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है $29 इज द बेस। अभी यहाँ पे भी बात करें तो 84,000 के नीचे अभी नहीं लग रही मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर, और प्राइजेस मुझे लगता है कि 87 से लेकर 91,000 तक भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो माय प्रेफरेंस वुड बी बाय। अगर कोई भी करेक्शन आता है, यहाँ पे कुशन है 700 से लाइक 1200-1300 पॉइंट तक के एक करेक्शन का, वहां पे अगर वो करेक्शन मिलता है तो 84,000 के नीचे का स्टॉप लगा के यहाँ पे आप बाइंग की साइड रहे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। चिराग हैं दिल्ली से। एक महीने में सोना क्या नीचे 68,000 रुपए तक आ सकता है? क्या लग रहा है आपको चिंतन? एक महीने में क्या 4,000 4,500 रुपए नीचे आएगा क्या भाव सोने का? ऑनेस्टली नहीं लग रहा है। 68,000 नहीं, मुझे तो लग रहा है 69,000 भी शायद नहीं आएगा, और 70,000 कैन बी अ बेस। जो ड्यूटी कट हुई उसी के चक्कर में वो 68,000 68,500 ये जो आ गया था वो आ गया था, और ड्यूटी कट अब नए बजट तक यानी फरवरी 2025 तक नहीं आ सकता है, और इतना बड़ा मैग्नीट्यूड से तो नहीं चेंज हो सकता है। तो मुझे लगता है ये लेवल्स नहीं दिख सकते हैं। 70,000 कैन बी बेस, और वहां से आपको बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। करंट लेवल पे भी आप बाय बना सकते हो। मुझे गोल्ड में बहुत अच्छी तेजी लगी। यहाँ से बहुत अच्छी तेजी लग रही है। अगले दर्शक है नवनीत है राजगढ़ से। चांदी के साथ कॉपर में उस तरह की तेजी क्यों नहीं आ रही है? अखिलेश जी आपके फॉलोअर है, आपसे पूछ रहे हैं कॉपर में उतनी तेजी क्यों नहीं है चांदी के साथ सर? देखिए चांदी इंडस्ट्रियल मैटर के साथ साथ गोल्ड के साथ भी ड्रिवन रहता है, और इकोनॉमिक जब भी टर्मोइल होता है तो वहां पे चांदी को भी खासा एक अच्छा प्लस मूवमेंट मिलता है अलॉन्ग विद गोल्ड। वहीं कॉपर बेसिकली इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंप्लीटली इंडस्ट्री से रिलेटेड मैटर है। तो यहाँ पर बिकॉज स्ट्रक्चरल इश्यूज है मेटल्स के साथ, जो अभी इश्यूज चल रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी के साथ, हालांकि वहाँ पे अच्छा एक रिवाइवल देखने को मिला है, और इकोनॉमी काफी गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है इंडस्ट्री को वापस से रिवाइव करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे से ग्रेजुअली मोमेंटम तो बन रहा है, बट कहीं ना कहीं वो ऊपर जाकर अभी खो देता है अपना मोमेंटम। और बेसिकली इस तरह के इवेंट्स होते हैं जब भी बाजार कोई बड़ी तेजी के लिए रेडी होता है, तो नीचे की तरफ इस तरह से साइडवेज मूवमेंट होता है। तो सिल्वर कंपेरेटिवली इसलिए थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकता है अगर यहाँ पर गोल्ड के अंदर चाल मिलती है तो। एनीथिंग स्पेसिफिक अगर कॉपर की जैसे आप बात करें तो मुझे लगता है कि यस इसमें अपसाइड है, जिंक में भी अपसाइड है, बट एक लिमिटेड अपसाइड रहेगी, और इनके जो मूवमेंट्स है साइडवेज रहेंगे। तो दोनों ही तरफ के यहाँ पे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। ओके अगले दर्शक हमारे साथ क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में चिंतन क्या राय है? क्रिश के लिए क्या सलाह देंगे आप? कॉपर अगर आप देखो तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी कमजोर है, और गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, बट वो इकोनॉमी बूम में नहीं ला पा रही है। तो कॉपर में कंजप्शन जब तक चाइना की ओर से नहीं आएगा तो डिमांड इतनी नहीं दिखने वाली है, और जो माइंस वगैरह है चिले वगैरह में उसका प्रोडक्शन भी वापस चालू हो गया है। तो एक ये शॉर्ट टर्म में आपको प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। जैसे अब ये 810 के 807 और 805 के करीबन भाव है, ये 790 के करीबन मिले तो आपको बाय करना चाहिए, और फिर नीचे में आपको 750 तक बाय ऑन डिप्स पार्ट में आप करिए, एक साथ आप पूरा बाय मत करिए, क्योंकि ये बहुत वैल्यू है। कॉपर में बहुत ही वैल्यू के भाव है। लेकिन जब तक चाइना में इसका कंजप्शन नहीं हो, या यूएस के अंदर रिजल्ट एक बार डिक्लेयर ना हो जाए, और अगर ट्रंप आते तो बहुत सारे ट्रेड के रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर है, बहुत सारे मूविंग पार्ट है। तो नीचे में बाई करना चाहिए, और वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बाई करना चाहिए। 750 तक आप बाई करो, और 730 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में आपको वन सेकेंड आपको 900 950 के भाव दिख सकते हैं 6 महीने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत राजगढ़ से। सोना चांदी और एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए? इन तीनों पर ट्रेडिंग कॉल क्या है अखिलेश जी? सोना, चांदी और एल्युमिनियम। देखिए थोड़ा थोड़ा स्मॉल क्वांटिटीज में सोना, गोल्ड एंड सिल्वर आप दोनों को बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि करंट भाव में भी, और अप टू अगर ये 71,600 700 तक के भाव में मिलते हैं ड्यू टू एनी करेक्शन, तो आप वहां पे बाय करें। 71,500 के नीचे का, 500 के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीक में भाव 72,400 के ऊपर
और ग्रेजुअली एक बार 73,000 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। वहीं चांदी में मैंने जैसे कहा कि ये 700-800 पॉइंट का इसमें करेक्शन का गुंजाइश है। पार्ट्स में बाय करें, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। नीचे अप टू इसमें 84,400-500 तक भी बाय का मन रखें। 84 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और ग्रेजुअली भाव मुझे 87 और वहाँ से लाइक मोमेंटम डेवलप होता है तो 91 तक भी लगता है पोजिशनली। एल्यूमीनियम में भी आप बाय ऑन डिप्स का रणनीति दे सकते हैं। हालाँकि थोड़ा-सा स्लगिश मूवमेंट है। पिछले दिनों में बाकी मेटल्स के कंपेयर में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि भाव 230 तक की टेरिटरी में भी यहाँ पे आने चाहिए। तो तीनों ही कमोडिटीज़ में बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक ध्यान रखिए स्टॉप लॉसेस का। ये दर्शक हमारे साथ परवीन है पुणे से। ये सिल्वर 78,000 तक आ सकती है क्या? चिंतन आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या 78,000 तक आएगी चांदी? 78,000 आने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन करेक्शन में आ सकती है। और अगर आपको ये लेवल पे अगर ये चांदी मिलती है तो ये बेस्ट बाई रहेगा इन फॉर अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, क्योंकि गोल्ड के साथ ही ये चांदी अल्टीमेटली रैली कर जाती है। अभी के हिसाब से अगर आप देखो तो इसका कोरिलेशन जो है वो कॉपर के साथ ज्यादा है, बीइंग एन इंडस्ट्रियल मेटल। बट जैसे गोल्ड के अंदर मुझे बहुत अच्छी तेजी लग रही है, तो अल्टीमेटली सिल्वर उसको रैली कर ही देती है। तो 78,000 अगर आपको मिलता है तो विच इज लाइक अराउंड 8,000 रुपया नीचे आप बात कर रहे हो करंट लेवल से। ये बहुत अच्छा लेवल है और मुझे तो लगता है वहां पे आप वी एट ए बेंच व्हेन वी आर गुड इन डेरिवेटिव्स अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे लगता है आप 80,000 का पुट भी बेच सकते हो। 78 और 80 के बीच में अगर आपकी चांदी बाय आ जाती है तो आपको लॉस आने की प्रोबेबिलिटी लगभग कम हो जाएगी और ऊपर में आपको बहुत अच्छा रैली मिल सकती है। गौरव हैं, गोल्ड में क्या करना चाहिए गौरव? शहर का नाम तो इन्होंने नहीं भेजा है, बताइए। चिंतन, आप गोल्ड में इनको क्या सलाह देंगे गौरव को? चिंतन जी, आपसे सवाल था। हाँ सॉरी, मुझे लगा आपने गौरव को बोला। बट गोल्ड के अंदर मुझे लगता है ये बहुत ही तेजी के जोन में है, तो आपको हर लेवल पे बाई बना के चलना चाहिए। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में मैंने जैसे बताया ये नया जोन आ चुका है, तो हमको यहाँ से लॉन्ग टर्म में तो 2700 से $2,800 भी अपने को 6 महीना 12 महीने के बीच में दिख सकता है। और करंट लेवल पे भी आप बाई करोगे तो 70,000 आपका एकदम रॉक बॉटम मेरे को लग रहा है। तो 2,000 रुपए के बीच में आपको आपके जो साइज है वो डिवाइड करके लेने पड़ेंगे और आप ऊपर में 78,000 79,000 रेट आप 6 महीने में देख सकते हो। तो मुझे लगता है कॉल बाय करना चाहिए या फिर 70,000 का पुट बेच दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं चावल की। हमारे साथ विजय सेतिया जी हैं, एक्सपोर्टर्स भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी है ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। बासमती पैडी को लेकर खबर ये आ रही है कि इसके दाम गिरकर 2,500 प्रति क्विंटल के आसपास आ गए हैं, जो पिछले साल से अगर आप देखें तो करीब करीब 28.5% कम है। पिछले साल इस दौरान भाव 3,200 से 3,500 रुपये और अक्टूबर नवंबर जो हार्वेस्टिंग का सीजन होता है वहाँ पर भाव 4,500 से 4,800 प्रति क्विंटल तक भी ऊपर का जो टॉप लेवल था वहां तक गए हुए थे। दो खबर है, एक तो उत्पादन पिछले लगातार दूसरे सीजन इस बार बम्पर उत्पादन की संभावना है और साथ ही सरकार ने जो एमईपी तय किया है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस वो $950 प्रति टन है, जो कॉम्पिटिटिव नहीं है ग्लोबल मार्केट के लिहाज से, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर हमारा पाकिस्तान भी है जिसने बासमती के लिए एमईपी $700 प्रति टन का लगा रखा है, हमारा 950 है, तो इससे भी हम कॉम्पिटिटिव कम रहेंगे। इसी पर बातचीत करते हैं विजय जी से। विजय जी, क्या लग रहा है, आप क्या मानते हैं, किस भी वजह से बासमती पैडी के दाम कम हो रहे हैं? ये तो आपने ठीक बोल दिया कि अगर पाकिस्तान में 700 एमईपी है और इंडिया में 950 है, तो पहली बात है कि बायर का ध्यान ही उधर चला जाएगा। तो वो तो हमने गवर्नमेंट के संज्ञान में बात ला दी है और गवर्नमेंट को इस पे जल्द फैसला करना ही पड़ेगा। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है कि नॉन बासमती के ऊपर एक टैक्स लगा हुआ है, बासमती फ्री है, तो गवर्नमेंट के मन में ये भी संशय रहता है कि ज्यादा एमईपी नीचे आएगी तो कहीं सारा काम ही ना गलत हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि सभी राइस, जितनी भी वैरायटी है इंडिया में, इंडिया बहुत अच्छी वैरायटियां पैदा करता है। कहीं रेड राइस है, कहीं ब्लैक राइस है, कहीं पे राजभोग है, तो कहीं पे काला नमक है, मतलब ये नेम दे आर वेरी गुड वैरायटीज। तो हमें कहीं ना कहीं ये फैसला करना पड़ेगा कि सभी वैरायटियों को समान नजर से देखते हुए उनके लिए कोई समान फैसला हो। चाहे तो जो ड्यूटी है 3 गुना हमारे पास गवर्नमेंट के बफर स्टॉक पड़े हैं, वेयर हाउसेज में जगह नहीं है,
या तो सारी ड्यूटी हटा के सारे चावल को खोल दिया जाए और गवर्नमेंट इसको वॉच करे। अगर इंडियन मार्केट में रेट बढ़ते हैं तो रुकावट की जा सकती, बैन किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करती रहती गवर्नमेंट। तो डोमेस्टिक मार्केट की इम्पोर्टेंस को सामने रखना जरूरी है। और बासमती का अगर इसी तरह से गवर्नमेंट ने डिले कर दिया तो पाकिस्तान को तो एडवांटेज मिलेगी। हमारे यहाँ किसान को देखिए, बिजनेस में हर आदमी अपना मौका देखता है और बिजनेसमैन ये देखता है कि भी अगर 950 में एक्सपोर्ट नहीं होगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो कुछ करेगी, तो वो उसी पीरियड का फायदा उठा के किसान को कम रेट देता है। आज गवर्नमेंट अगर 950 की एमईपी को हटा देती है तो मेरा मानना है कि ये 3000 में पैदी बिकनी शुरू हो जाएगी या 2800 में बिकेगी। पिछले साल से फर्क इसलिए रहेगा थोड़ा कम कि लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड अभी भी राइस इंडस्ट्री के पास काफी है। दूसरा, अभी जैसे लॉजिस्टिक का इशू जो है वो बहुत बड़ा बनता जा रहा है, तो परचेजिंग पावर जो है किसी न किसी वजह से पिछले साल इंडस्ट्री को लॉसेज हुए हैं, वो कम हुई है। तो इंडस्ट्री को जो लॉस है, और दूसरा लॉजिस्टिक कॉस्ट जहाँ $1000 का भाड़ा था वहाँ पे $4000 अगर जाने लग गया तो इंडस्ट्री को उसकी भी दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि इन चीजों को ध्यान में रख के जितना जल्दी हो सके फैसला करना चाहिए। जी सर। विजय सेठिया जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को समझाया कि किस वजह से भाव कम रहे और सरकार को यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है ताकि बासमती के जो किसान हैं उनको बेहतर भाव यहाँ पर मिल पाए। चलिए आगे लौटते हैं और हमारे कई सारे दर्शक हैं, उनके सवाल लगातार आ रहे हैं। एक दर्शक है अमित है नासिक से, क्रूड और नेचुरल गैस इन दोनों में रणनीति जानना चाह रहे हैं। अखिलेश जी आपके फॉलोअर है, आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए इनको क्रूड में और एनजी में। देखिए, फंडामेंटल्स तो पॉज है क्रूड के लिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं है, बट मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे ऊपर के लेवल पे आता देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड की सलाह दूंगा। 6200 का जो कॉल ऑप्शन है अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी एक डिप आता है 40-50 पॉइंट का, मतलब अप्रोक्सीमेट 150 के रेंज तक यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बात है, इसको बाय कर सकते हैं एक्सपायरी तक। 100 के आसपास के इसमें स्टॉप लॉस हो सके, मुझे लगता है ग्रेजुअली जो भाव है 350 तक आने की संभावना है। वहीं नामेक्स के अंदर जब तक ये भाव $73 के ऊपर बने हुए हैं WTI, तब तक मुझे लगता है यहाँ पे बॉटमिंग की चांसेस है, और एनी केस ऑफ रिवर्सल यहाँ पे 78.50 तक की लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं क्रूड के अंदर। नेचुरल गैस प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप डिप्स पे बाय कर सकते हैं, 186 के इसमें स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है 196 टू अप टू 200 तक की रेंज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके अखिलेश जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए। नवनीत जी हैं, इन ये जानना चाह रहे हैं कि चांदी में इन्हें रोल ओवर करना चाहिए क्या? 2500 रुपए का डिफरेंस है इसी एक्सपायरी में, 91,000 तक आएगी क्या? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज देयर। 84,000 के ऊपर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाजार यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। हालांकि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी, बाजार थोड़ा करेक्ट भी होगा, बट मुझे लगता है 84 एक बेस की तरह काम करना चाहिए, और यहाँ से प्राइजेस 87, 88, देन फिर 91 तक की पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर, तो आप ले सकते हैं, इस चांस को ले सकते हैं। बिल्कुल शुक्रिया अखिलेश जी, आपका चिंतन, आपका और हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सवाल पूछा और हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से सलाह जो दी जा रही है उसका ध्यान रखें। जो भी स्टॉप लॉस बताए जाते हैं उसका भी ध्यान रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड आप ना करें। चलिए तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।